जिंदगी के बाद भी। नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर को लेकर नया सवेरा के इस बेहद खास अंक में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और अगर हम बात कर रहे हैं खबरों के इस पावर पैक शो की तो शुरुआत होगी प्रधानमंत्री की जो 3 देशों की यात्रा है उसके दूसरे चरण में। प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर पहले पहुंचे हैं ब्राजील, जहां वो G20 शिखर सम्मेलन में लेने वाले हैं हिस्सा। तो क्यों ये शिखर सम्मेलन बेहद ज़रूरी है जब हम बात करते हैं भारत की, क्योंकि ग्लोबल साउथ की अग्रणी भूमिका निभाने के लिए उनकी आवाज़ बनकर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राज़ील। साथ ही जानेंगे कि क्या दिल्ली की आबो हवा क्योंकि इतनी ख़राब हो चुकी है, ग्रैप 4 अब 8 बजे से लागू है, क्या पाबंदियां उस पर रहेंगी, और साथ ही साथ महाराष्ट्रकरण और झारखंड के समीकरण को भी समझने की कोशिश करेंगे अगले 1 घंटे में। लेकिन सबसे पहले निगाह डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्राजील पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। महाराष्ट्र और झारखंड में आज थम जाएगा चुनावी प्रचार। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीट समेत 4 राज्यों की 15 सीट पर आज थमेगा चुनाव प्रचार। दिल्ली NCR में ग्रैप 4 लागू। दिल्ली में 10वीं और 12वीं को छोड़कर बाकी सभी क्लासेस हुई ऑनलाइन। सुप्रीम कोर्ट में वायु प्रदूषण पर अहम सुनवाई आज। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बाइडेन ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल के उपयोग की दी अनुमति। रूस ने यूक्रेन के पावर ग्रिड पर किया बड़ा हमला। और खेल की खबरों में महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल लाइनअप हुआ तय। सेमीफाइनल में भारत का सामना जापान से, वहीं चीन और मलेशिया होंगे आमने सामने। और आइए अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया दौरे के बाद ब्राजील पहुंच गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से उनका स्वागत किया गया। और 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंच चुके हैं। 2 दिन के ब्राजील दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रियो में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और इस शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर भारत में कैसे जो दृष्टिकोण है तमाम मुद्दों का उसे रखेंगे, यानी कि इंडियन पर्सपेक्टिव को रखेंगे। और इस दौरान प्रधानमंत्री की कई नेताओं से अहम मुलाकात होने की भी संभावना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रियो में होटल पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ है। होटल के बाहर मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुआ प्रधानमंत्री का स्वागत। विश्व विद्या संस्थान से जुड़े लोगों ने वैदिक मंत्रोच्चार किया। प्रधानमंत्री के ब्राजील दौरे को लेकर वहां का भारतीय समुदाय खासा उत्साहित है। प्रधानमंत्री के पहुंचने पर भारतीय समुदाय की महिलाओं ने गरबा नृत्य की प्रस्तुति दी। तो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुआ प्रधानमंत्री का स्वागत। तो ब्राजील के रियो शहर में इस साल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है और इस सम्मेलन के दौरान दुनिया के कई राष्ट्र अध्यक्ष वहां मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने ब्राजील पहुंच चुके हैं। तो आइए समझते हैं कि G20 से जुड़ी तमाम अहम और बड़ी बातें क्या हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। अपने नाम से ही साफ है कि ये 20
देशों का एक समूह है। साल 1999 में जब एशिया में आर्थिक संकट आया था, तब तमाम देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों ने मिलकर एक फोरम बनाने की सोच, जहां पर ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मुद्दों पर चर्चा की जा सके। कुछ साल बाद 2007 में पूरी दुनिया पर आर्थिक मंदी का साया मंडरा रहा था। ऐसे में G20 के लेवल को और ऊपर उठाया गया। इसे वित्त मंत्रियों के लेवल से ऊपर उठाकर हेड ऑफ स्टेट के लेवल का बना दिया गया। यानी इस बैठक में अब तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेंगे। इस तरह से G20 की पहली बैठक साल 2008 में अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई। अब तक इसकी कुल 18 बैठकें हो चुकी हैं। ब्राजील इसकी 19वीं बैठक की मेजबानी करने जा रहा है। वैसे तो इस ग्रुप का फोकस अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना रहा है, लेकिन वक्त के साथ इसका दायरा बढ़ता रहा। इसमें टिकाऊ विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोधी जैसे मुद्दे भी जुड़ते चले गए। इस ग्रुप की ताकत इसमें शामिल देशों के नाम जानने से ही पता लग जाती है। G20 ग्रुप में 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है। इसके साथ इस ग्रुप का 20वां सदस्य यूरोपियन यूनियन है। वहीं अब पीएम मोदी की पहल पर अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया है। इस सम्मेलन के दौरान लिए गए फैसलों को मानने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती। ये आर्थिक रूप से ताकतवर देशों का एक ग्रुप है, इसलिए यहाँ लिए गए फैसलों से इंटरनेशनल ट्रेड काफी हद तक प्रभावित हो सकता है। इस बार G20 की थीम की बात की जाए तो वो है एक न्यायपूर्ण दुनिया और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण। वहीं मुद्दों की बात की जाए तो ब्राजील ने इस सम्मेलन के लिए 3 सूत्रीय एजेंडा घोषित किया है। पहला, भूख, गरीबी और असमानता से निपटना। दूसरा, सतत विकास के 3 आयामों आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पर ध्यान केंद्रित करना। और तीसरा, वैश्विक शासन में सुधार। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस शिखर सम्मेलन के जरिए निहित उद्देश्यों को हासिल कर पाने में सभी सदस्य देश कामयाब हो पाएंगे। असीम मिश्रा, DD न्यूज। और वहीं रियो घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। भारत की तरफ से G20 के शेरपा अमिताभ कांत भी इस पे अहम भूमिका निभा रहे हैं। उनसे बात की है हमारे सहयोगी असीम मिश्रा ने। G20 के शेरपा अमिताभ कांत एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत DD न्यूज में। और किस तरह की बातें, किस तरह के नेगोशिएशंस रियो घोषणा पत्र को लेकर और क्या कुछ बातें हुई हैं? अभी देखिए 36 घंटे की नॉन स्टॉप चर्चा चली है और क्लाइमेट और जियोपॉलिटिक्स कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं आज के संदर्भ में। और बाकी सारे इश्यूज, हंगर हो, पावर्टी हो, ग्रोथ हो, ये सारी चर्चा हो चुकी है। क्लाइमेट और जियोपॉलिटिक्स पर चर्चा चल रही है और मेरे विचार से क्लाइमेट पे हम लोग को बड़े रिस्पॉन्सिबली काम करना है, क्योंकि हाई लेवल प्रिंसिपल्स पे काम करना है, क्योंकि COP29 चल रही है बाकू में और कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि वहाँ किसी तरह का जो बड़े जोर के डिटेल डेलिब्रेशंस चल रहे हैं उस पर न इम्पैक्ट हो। तो वही सोच के हम लोगों ने हाई लेवल प्रिंसिपल्स पर बात की है। और जियोपॉलिटिक्स, जब भारत की लीडर्स समिट हुई थी तो हम लोग 83 पैरे पे कंसेंसस पे आए थे और सारा कंसेंसस हुआ था। जियोपॉलिटिक्स पे भी कंसेंसस था, तब रशिया यूक्रेन का क्राइसिस था बड़े जोर का। अब मिडिल ईस्ट का भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें कई व्यूज हैं, करीब 12-13 घंटे उस पर चर्चा हो चुकी है। आज फिर चर्चा होगी। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम ब्राजील की मदद करें, क्योंकि हम ट्रोइका के मेंबर हैं। हम ब्राजील की मदद करें, वो एक इमर्जिंग ग्लोबल साउथ नेशन है हमारी तरह, और उनकी मदद करके कंसेंसस आए, यही कोशिश रहेगी हमारी। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में आतंकवाद को, टेररिज्म पर भी बहुत साफ साफ बातें हुई थी और सबने उसकी भर्त्सना की थी। इस बार के घोषणा पत्र में बिल्कुल वो भी रहेगा। हमने कहा था कि वी कंडेम टू टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन, और टेररिज्म पे एक पूरा पैरा था। तो वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर रिफ्लेक्ट होगा यहाँ के। रूस यूक्रेन लास्ट ईयर और फिर वेस्ट एशिया, इस बार के घोषणा पत्र में क्या कुछ बातें? उस पर चर्चा चल रही है, अभी वो चलती रहेगी। मेरे ख्याल
वो एंड तक चलेगी, क्योंकि कई व्यूज हैं उस पे। रशिया चाइना का एक व्यू है, G7 का एक और व्यू है, इमर्जिंग मार्केट्स का एक और व्यू है, तो वो चर्चा अभी डिटेल में चल रही है। तो बहुत सारी अहम बातें घोषणा पत्र में बातें चल रही हैं, किन बातों को घोषणा पत्र में शामिल किया जाए। कैमरामैन अंकुर के साथ असीम मिश्रा, डीडी न्यूज, रियो। और रियो से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मिश्रा। असीम, सुप्रभात आपको। पृथ्वी का फेफड़ा कहे जाने वाला ब्राजील, खास तौर पर विकासशील देशों की अगुवाई करने वाला भारत, दोनों ही देश विन विन सिचुएशन, एक लेवल फील्ड प्रदान करता हुआ G20 का ये मंच। घोषणा पत्र की अगर बात की जाए तो खास तौर पर क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मुद्दा रहेगा। असीम, बिल्कुल आंचल, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बार के घोषणा पत्र में, और मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, 2023 में भारत में G20 का आयोजन किया गया था, और आप यकीन मानिए, और तमाम रिपोर्ट्स में ये बात निकल के सामने आई भी थी कि भारत ने बहुत ही अच्छे तरीके से वो क्या कुछ घोषणा पत्र में शामिल करना चाह रहा है, और जो बातें भारत घोषणा पत्र में शामिल करवाना चाह रहा था, तमाम देशों की रजामंदी उसमें हुई, और जो दिल्ली घोषणा पत्र था उसको सभी ने एक्सेप्ट किया। अब बात आती है इस बार ब्राजील में 18 और 19 नवंबर को G20 का सम्मिलित होने जा रहा है, और इसमें भी जैसा कि G20 के शेफ अमिताभ कांत कह रहे थे कि बहुत सारे अहम मुद्दे हैं जिस पर कि कुछ बातों पे, बहुत सारी बातों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन अभी भी चाहे वो वेस्ट एशिया की बात हो, इस पे अभी भी नेगोशिएशंस, बातें चल रही हैं कि आखिर वो क्या सेंटेंस होंगे, वो क्या वर्ड्स होंगे जिस पे कि तमाम देशों की सहमति बन सके। और उसमें G20 के शेरपा ने कहा कि भारत की ये लगातार कोशिश है कि हम उसमें ब्राजील की मदद करेंगे। तो आप समझिए इस बात को कि लगातार भारत किस तरह से मदद करता आ रहा है। एक बात, दूसरी बात, एक ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है आजकल हमारे दर्शकों के समझने के लिए कि पिछली बार नई दिल्ली, इस बार ब्राजील, और अगले साल दक्षिण अफ्रीका, और ये तीनों ही अलग अलग जो महादेश हैं, कॉन्टिनेंट का, उनके हिस्सा है। भारत एशिया, ब्राजील लैटिन अमेरिका, और दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, और ये तीनों ही विकासशील देश। तो आप समझते हैं कि ये जो ट्रॉइका है, ट्रॉइका मतलब भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, ये तीनों देश किस तरह से आगे बढ़ेंगे, और भारत हमेशा से लगातार कहता आ रहा है आंचल, और इस बार G20 के समिति उस पर चर्चा भी होनी है कि भारत वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का रोल प्ले कर रहा है, और इसमें ब्राजील की चाहे बात हो या फिर अगले साल दक्षिण अफ्रीका की बात हो, किस तरह से इन तमाम देशों की जो बातें हैं, इनमें क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन बातों को लगातार भारत पिछले साल भी उठाया था, भारत जब नई दिल्ली में इसका समिट का आयोजन किया गया था, और इस बार यहाँ ब्राजील में भी, और अगले साल दक्षिण अफ्रीका में। तो ये बहुत ही बिल्कुल, और साफ तौर पर अगर देखा जाए असीम, तो कई तो मुद्दे अहम है, लेकिन दो अहम मुद्दे चेंज को लेकर, जी, दो अहम मुद्दे जो मुझे समझ में आए को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं इस पर। जी, दो अहम मुद्दे जो मुझे समझ में आए वो है गरीबी उन्मूलन के साथ साथ जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, क्योंकि हम जानते हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस, चाहे हम वेस्ट एशिया की बात करें या फिर रूस की यूक्रेन, उसकी वजह से डिस्टर्ब्ड है। ऐसे में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर इन विकासशील देशों की हिचक, और फाइनेंस ट्रैक पे कैसे वित्त पोषण जो है वो किया जाएगा, इसका भी प्रारूप इस G20 से निकलकर सामने आएगा। आंचल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल पूछा है, और इसका जवाब मैं इस तरह से देना चाहूंगा कि देखिए, चाहे वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात हो, विदेश सचिव की बात हो, और प्रधानमंत्री की भी बात हो, तमाम लोगों ने इस बात को हर एक मंच पर उठाया है कि जो ऐतिहासिक गलतियां डेवलप्ड कंट्रीज ने की हैं, औद्योगिकरण जब वो अपना रहे थे, तभी तो आज वो विकसित देशों की श्रेणी में खड़े हो, लेकिन उसके जरिए जो कार्बन डाइऑक्साइड, उसके जरिए जो पॉल्यूशन उन्होंने पर्यावरण में फैलाया, आज इसका जो साइड इफेक्ट है वो विकासशील और जो अल्प विकसित जो गरीब देश हैं वो भुगत रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री की कोशिश पिछले साल भी थी और इस बार भी है कि भाई अगर आपने ऐतिहासिक गलतियां की, इसकी जिम्मेदारी लीजिए, और जो देश इससे प्रभावित हो रहे हैं उनको आप टेक्नोलॉजी दीजिए ताकि वो अपने आप को उस अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में आगे बढ़ा सके। एक बात, क्लाइमेट फाइनेंस आप जानते हैं कि बहुत सारी चर्चा होती है, ये डेवलप्ड कंट्रीज ने माना था पिछले साल कि हम क्लाइमेट फाइनेंस में हम देंगे $100 बिलियन देंगे, उसमें अभी तक उतनी प्रगति नहीं हो पाई है। भारत की लगातार ये कोशिश है कि आप दीजिए, आप पैसे दीजिए, क्लाइमेट फंड में आप दीजिए जो भी विकसित देश हैं, और उस पैसे से
जो तकनीक है जी। वो उसको खरीद सकेंगे विकासशील देश और गरीब देश, और फिर उससे जो क्लाइमेट चेंज है उसको टैकल कर पाएंगे। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यूज है। अब देखना होगा इस बार के इस G20 समिट में कि जो विकसित देश हैं वो इस बात पे कितने एकमत हो पाते हैं, मुतमईन। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया हम चाहेंगे दर्शकों के साथ शेयर करें और आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी उसे सुनकर कि जो ब्राज़ील के लोग हैं उन्हें उड़िया नृत्य यानी कि जो ओडिसी नृत्य है उससे बहुत प्यार है। और हमने देखा कि किस तरह से जो वैदिक मंत्रोच्चार, आपकी रिपोर्ट में हमने देखा, बेहतरीन रिपोर्ट की, वो लोग ब्राज़ील के रहने वाले हैं लेकिन संस्कृत से मोहब्बत है। ऐसे में पीपल टू पीपल कांटेक्ट, आपने वो ऊष्मता किस तरह से महसूस की, खास तौर पर जो भारतीय समुदाय वहाँ रह रहा है भारत के प्रति, या फिर जो ब्राज़ील के लोग हैं उनका कितना प्यार है भारतीय लोगों के साथ? असल आपने बिल्कुल सही कहा। हालांकि मेरा जो संबंध है वो उड़ीसा से है, लेकिन मुझे तब बहुत खुशी हुई आंचल जब यहाँ के लोगों से जब मेरी बातें हुई। और देखिए, प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि वो जो भारतीय मूल के जो लोग रहते हैं, चाहे वो भारत में या फिर कहीं भी रहें, वो सांस्कृतिक राजदूत हैं, भारत के कल्चरल एम्बेसडर्स। और हमने स्टोरी भी की, हमने प्रदर्शकों को दिखाया भी कि किस तरह से 7 समंदर पार ये लोग, और ये भारतीय मूल के लोग नहीं है, जो वैदिक मंत्रोच्चार कर रहे थे प्रधानमंत्री के स्वागत में, ये सभी ब्राजीली मूल के लोग हैं। वो यहाँ पे वेद सीख रहे हैं, वो यहाँ पे संस्कृत सीख रहे हैं, और फिर उन्होंने अपने, और ये सभी लोग आप देखिए उस विजुअल्स में, ये सभी लोग अच्छे पोस्ट पे काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे। उन सभी ने अपने उस जॉब को गिव अप कर दिया और एक तरह से कह सकते हैं कि भारतीय जो सनातन परंपरा है, जो धर्म है, उसको अपना लिया, वेद को अपना लिया, संस्कृत को अपना लिया, और वो कह रहे हैं कि इससे मेरा जीवन पूरा ही बदल गया है और अब हम दूसरों को भी सिखाने का काम कर रहे हैं। तो ये जो संस्कृति है, ये जो कनेक्शन है, किस तरह से भारत से निकलकर 7 समुद्र पार ब्राजील तक पहुंचा, और यहाँ के जो लोग हैं वो उससे प्रभावित होकर उन बातों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं इसमें जो इंडियन डायस्पोरा, उनका भी बहुत अहम रोल है, और सबसे अहम जो रोल और सबसे धन्यवाद दिया जाए वो हमारे प्रधानमंत्री को, प्रधान सेवक को, जिन्होंने इस बात को काफी बढ़ाया और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की कि आप जहां भी रहें भारतीय संस्कृति से जुड़े रहें और अपनी संस्कृति को और भी आगे बढ़ाने का काम करें। शायद यही वजह है कि शायद बहुत बरसों पहले मनोज कुमार साहब को ये बात मालूम थी कि भारत के पद चिन्हों पर पूरा विश्व चलेगा, और विश्व गुरु के रूप में जिस तरह से प्रधानमंत्री को वहाँ देख रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। आपसे तो लगातार चर्चा रहेगी अब 2 दिन, क्योंकि प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन असीम, फिलहाल इन तमाम जानकारियों को रियो से हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री अपने 3 देशों की, बिल्कुल 3 देशों की यात्रा में जो सेकंड अगर हम कहें पड़ाव है, उसमें पहुँच चुके हैं ब्राज़ील, और G20 शिखर सम्मेलन यहाँ होने वाला है। लेकिन वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी रहेगा जारी। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कि वैदिक मंत्रोच्चार के साथ साथ किस तरह से जो ब्राज़ील के लोग हैं वो उत्साहित नजर आए प्रधानमंत्री के आगमन पर। वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे प्रधानमंत्री ने बातचीत की। आइए उन्हीं से बात करते हैं, कैसा लगा उनसे, प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात हुई, क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री? हाँ जी, प्रधानमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई। हमने उनके लिए गरबा प्रस्तुत किया था, तो वो हमारे पास आए और उन्होंने बहुत तारीफ़ करी। उन्होंने पूछा कितने दिनों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और क्योंकि हमने उन्हें बताया कि हम ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे थे, हम रियो की और साओ paulo की लड़कियां मिलकर। तो ही वॉज वेरी हैप्पी दैट वी यूज़ द टेक्नोलॉजी इन राइट वे, एंड दैट इज़ हिज मोटो, राइट, टू ब्रिंग टेक्नोलॉजी ऑन फ्रंट। हमने उनसे बात किया, उनसे आशीर्वाद लिया। इस पर उन्होंने ऑटोग्राफ दिया है, मेरे हस्बैंड ने उनको दिखाया एंड उन्हें पसंद आया। हाँ, ये आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री ने, इन्होंने जो फोटोग्राफ बनाया उन पर उन्होंने ऑटोग्राफ भी दिया है। तो ये कितनी खुशी की बात है आपके लिए? बहुत खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा। मेरे लिए, मेरे पापा, मम्मी, भाई, मेरे इन लॉज, सब लोग बहुत प्राउड फील करेंगे। पीएम ने आपसे मुलाकात की, पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ बातें हुई आपसे? He gave me a hug and a high five, and I take photo with him. I was really happy. It was my wish. When I was small, it was my wish. बच्चों की जो ख्वाहिश है वो पूरी हुई है। और आप लोगों में से किसकी मुलाकात हुई, किन की मुलाकात हुई? जब जी उनसे उन्होंने पूछा जब ये कि कैसे आप लोगों ने किया, हम लोगों ने बताया जब कि सारी जो प्रैक्टिस थी हम लोग ऑनलाइन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा आपने पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ किया और इसी तरह आप अपनी कल्चर को आगे बढ़ाते रहिए। बहुत खुश हुए, बहुत अप्रिशिएट किया। उम्मीद से ज़्यादा हम लोग को जो मिला है आज, वो हम अपने शब्द में बयान नहीं कर सकते। हमारे लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात है कि हम आज उनसे मिले। हम लोग बहुत दिन से सब
प्रैक्टिस कर रहे थे। जो जैसे बोलते हैं ना कि वो सब्र का फल मीठा होता है, उसी तरह से वी वर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग बट वी आर वेरी मच हैप्पी एंड वेरी मच फ्रेश नाउ। भारत माता की तो ये जोश और ये उत्साह आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंच चुके हैं ब्राजील में G20 समिट में शामिल होने के लिए, और ये उत्साह लोगों का, प्रधानमंत्री ने लोगों से मुलाकात की है और बहुत सारी बातें भी हुई हैं। कैमरामैन लोकनाथ के साथ असीम मिश्रा, DD न्यूज़, रियो, ब्राजील। देखिए, रियो में जो उद्घोष था उसकी गूंज यहाँ पर भी सुनाई देती हुई तमाम वो गरबा नृत्य करने वाली महिलाएं थी जिनसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जानेंगे कि किस तरह से जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, जब हम बात करते हैं झारखंड की और भी महाराष्ट्र में होनी है वोटिंग, उसको लेकर क्या सियासी रण है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। हमारी पीढ़ियां गरीबी में गुजर गईं। हम रोज उठकर वन देवता से शहद, चिरौंजी, तेंदुपत्ता, बांस सब लाते थे, इधर उधर बेच देते थे। कभी 4 पैसे मिलते, कभी कुछ नहीं। पर वो बीते कल की बात है। आज हम अपने वन उत्पाद वन धन विकास केंद्र ले जाते हैं। वहाँ मेरे जैसी बहनें पैकेजिंग करती हैं, मार्केटिंग करती हैं। देखकर खुशी होती है। पूरी दुनिया दीवानी है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए। पहले 10-12 वन उत्पाद पर MSP मिलती थी, आज 87 पर मिल रही है। जमीन के हक भी हमारे नाम हुए हैं। भारत को विकसित बनाने के लिए आदिवासी समाज का विकास और मुख्य धारा से आदिवासी समाज को जोड़ना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता। देश के सभी वन बंधुओं को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद विकास स्वागत। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम प्रचार अभियान थम जाएगा। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक चरण में बुधवार को वोट डाले जाने हैं। प्रचार के अंतिम चरण में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। चुनावी गहमागहमी, बहसबाजी और आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी चरम पर है। महाराष्ट्र में प्रमुख लड़ाई महाविकास आघाड़ी MVA और महायुति के बीच। MVA में कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद गुट शामिल है, तो वहीं महायुति में भाजपा, शिवसेना, शिंदे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत गुट शामिल है। महायुति की ओर से बीजेपी 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना शिंदे 81 सीटों पर, NCP अजीत पवार 59 और अन्य सहयोगी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। MVA की बात करें तो कांग्रेस 101 सीटों पर, शिवसेना उद्धव 95, NCP SP 86 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और अन्य सहयोगी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 20 तारीख को मतदान के बाद चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा महाराष्ट्र में आज ठाणे, सोलापुर और राजगढ़ जिलों में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। JP नड्डा की पहली जनसभा ठाणे जिले के नवी मुंबई के बेलापुर में सुबह करीब 11:10 पर है। इसके बाद सोलापुर जिले के अक्कलकोट में दोपहर 2 बजे रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष की महाराष्ट्र में तीसरी और अंतिम रैली रायगढ़ के कर्जत में शाम करीब 4 बजे है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे।
और नागपुर से तमाम चुनावी अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता निशांत कुमार राय जुड़ रहे हैं। निशांत, अगर देखा जाए तो फाइनल कॉल है और 20 नवंबर को मतदान होना है। जब हम महाराष्ट्र के सियासी रण की बात करते हैं और इस आखिरी दौर की अगर बात की जाए तो तमाम सियासी दल अपनी ताकत झोंकते हुए आज भी कई अहम रैलियां। देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र का आज अंतिम दिन है चुनावी प्रचार का, जिसके चलते सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कहना ये गलत नहीं होगा, 1960 के बाद से महाराष्ट्र जब अस्तित्व में आया है, इस बार सबसे ज़्यादा टफ चुनाव जो है महाराष्ट्र में नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने देखा है पिछले 5 साल में किस तरीके से मुख्यमंत्री बदले। मुख्यमंत्री के साथ साथ जो राजनीतिक दल थे, एक सत्ता में आया, एक सत्ता से गया, 2 बड़े दलों में विभाजन हुआ, उसके बाद 2 नए दलों का उदय हुआ। और लोकसभा चुनाव को देखें तो एनडीए और यूपीए में 0.6% के वोटों का अंतर रहा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में इस बार जो चुनाव है बेहद टफ नजर आ रहा है। और दोनों तरफ ही, चाहे महायुति हो चाहे महाविकास अघाड़ी हो, दावे अपने अपने हैं, नारे अपने अपने हैं और वादे अपने अपने हैं। लेकिन जनता को क्या पसंद आएगा ये 23 तारीख को क्लियर होगा। ये जरूर कहा जा सकता है कि इस बार महाराष्ट्र में जो तस्वीर है वो बिल्कुल भी साफ नजर नहीं आ रही है, चुनावी तस्वीर। और किस तरफ मतदाता इस बार झुकेगा, किसके तरफ झुकाव होगा, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन दोनों तरफ से मेहनत जारी है। और अगर मैं नागपुर की बात करूं, कल नागपुर बहुत हॉट था राजनीतिक लहजे से। यहां पर प्रियंका गांधी भी थी, यहां पर स्मृति ईरानी भी थी, यहां पर अगर बात की जाए शिवराज सिंह चौहान भी आए थे और तमाम बड़े नेता, मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहां पर मौजूद थे। तमाम बड़े नेता नागपुर में ही कल डेरा डाले हुए थे। और आज प्रचार का अंतिम दिन है तो महाराष्ट्र के और अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं और पूरी कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से वोटर्स को अपने पक्ष में खींचा जाए। निशान, लगता है थोड़ा बहुत स्मॉग का जो दिल्ली का असर है वो वहाँ के चुनावी रण में भी पहुँच गया, ऐसी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन इस बार रोमांचक ये भी है कि एक कन्फ्यूजन के साथ असली नकली की भी लड़ाई है, क्योंकि हमने देखा है जो 2 अहम धड़े हैं, हम एनसीपी की जब हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं शिवसेना की, तो वो 2 विभाजनों में बटी हुई है। कहीं ना कहीं वोटर के लिए भी क्या कन्फ्यूजन की स्थिति? देखिए, इसमें 2 चीज़ बेहद अहम हो जाती है। अगर हम एनसीपी की बात करें तो एक तरफ शरद पवार हैं, एक तरफ अजीत पवार हैं। शरद पवार और अजीत पवार का वोट बैंक एक ही तबका है और एक ही तरीके के वोटर्स जो हैं उनकी नियति रही है। इसी तरीके से अगर शिवसेना की बात करें तो शिवसेना में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों अलग अलग नेता हैं और शिवसेना का भी वोट एक ही तरीके का वोट है। तो ऐसे में दोनों अलग अलग धड़ों के साथ जाकर किस धड़े को जनता सपोर्ट करेगी, जो खासकर इनके परंपरागत वोटर हैं वो किसको चुनेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा और यही तय करेगा कि असली कौन है, नकली कौन है और ये लड़ाई कौन जीतेगा। इंतजार करना होगा। और दोनों ही तरफ दावे जरूर किए जा रहे हैं कि हम असली हैं, लेकिन विचारधारा के तौर पर, वैचारिक तौर पर जनता किसको असली मान रही है, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, बड़ा सवाल ये भी है कि जो कई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं कई नेताओं की और जो सियासी जमीन खोने का डर है, उनके लिए भी ये करो या मरो की स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो यहाँ हमने बात की आर्थिक जो राज्य है महाराष्ट्र की, वहीं अब आपको लिए चलते हैं झारखंड। एक चरण का जो मतदान है वो पूरा हो चुका है और वहीं अब दूसरे चरण के लिए आज शाम प्रचार अभियान थम जाएगा। झारखंड के दूसरे चरण में 38 सीटों पर बुधवार को मतदान होना है। सभी पार्टियां आखिरी चरण का प्रचार खत्म होने से पहले पूरी ताकत से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। 20 नवंबर को जिन 38 सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें 28 सीटों पर एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। इस चरण में जिन दिग्गजों की किस्मत दांव पर है उनमें हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, बसंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अमर बाउरी, सीता सोरेन, सुदेश महतो जैसे बड़े नेताओं के नाम हैं। 20 नवंबर को मतदान के बाद 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण में राज्य की 11 जिलों की 38 सीटों पर आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा।
इन सीटों पर 20 नवंबर को जनता वोट डालेगी। राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने तैयारियों और बूथ से जुड़ी जानकारी साझा की है। सेकंड फेज में टोटल 14,218 बूथ है। इलेक्शन में कुछ विशेष बूथ भी बनाया जा रहा है। वुमेन मैनेज्ड बूथ है, 239 बूथ है, उसमें सभी पोलिंग कर्मी हैं, वहाँ पर लेडीज रहेंगे। उस तरफ से पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड बूथ है, वो 22 है, वहाँ पर कितना भी पोलिंग कर्मी है वो पीडब्ल्यूडी में। फिर यूथ मैनेजर 26 है। बेसिकली ये एक इंक्लूसिव इलेक्शन कराने के लिए कमीशन का एक प्रयास है, उसी का अंतर्गत किया जा रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हेमंत सरकार पर आक्रामक हैं और आदिवासी अस्मिता का सवाल उठा रहे हैं। झारखंड के जामताड़ा में हमारे सहयोगी राजेश राज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भ्रष्टाचार के सवाल पर हेमंत सोरेन सरकार को जमकर लताड़ा। के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी अभी बातचीत के लिए मौजूद हैं। चंपई साहब, कैसे देखते हैं झारखंड के इस चुनाव को? आदिवासी अस्मिता का सवाल है या फिर ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, आदिवासी अस्तित्व को बचाना है, बांग्लादेशी घुसपैठ को झारखंड से उखाड़ फेंकना है। क्या लगता है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने आपके साथ नाइंसाफी की, उससे आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनके मन में एक आक्रोश का भाव दिखाई पड़ रहा है? निश्चित पूरा भीड़ देख रहा है ना, जन सैलाब ये परिवर्तन के लिए है। भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है कितना रंग ला रहा है? पूरा रंग ला रहा है। चंपई सोरेन जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये आदिवासी अस्मिता का सवाल है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है और इसमें भारतीय जनता पार्टी की हर हाल में जीत होगी। कैमरामैन संदीप के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, जामताड़ा। और हमारे दो संवाददाता झारखंड से तमाम चुनावी अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। देवघर से राजेश राज हैं और गिरिडीह से अजीत द्विवेदी। राजेश, अभी हम आपकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देख रहे थे। मेरा सवाल ये है कि इस पूरे चुनाव को हमने आदिवासी अस्मिता से जोड़ा, वहाँ भ्रष्टाचार भी है, पलायन पर भी लोग मजबूर हैं, वहाँ पर नौकरियाँ नहीं हैं, लेकिन क्या कहीं अंडर करंट सोरेन वर्सेस सोरेन तो नहीं है? देखिए, जहाँ तक सोरेन वर्सेस सोरेन का सवाल है तो कल हमने सीता सोरेन, जो गुरुजी की बड़ी बहू है सीता सोरेन, वो जामताड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से किस्मत आजमा रही हैं, हमने कल सीता सोरेन का भी इंटरव्यू किया था। और उनकी जो बिटिया हैं विजयश्री, वो भी चुनाव प्रचार के लिए अपनी माता के लिए वोट मांग रही थी, उनसे भी हमने बातचीत करी थी। और जब हमने उनसे ये सवाल पूछा कि क्या चाचा और चाची से बातचीत होती है, सियासी गपशप होती है, उसने साफ तौर पर उनकी बिटिया ने कहा कि चाचा और चाची से बातचीत तो नहीं होती है, लेकिन बाबा गुरुजी जो शिबू सोरेन है उनसे बिल्कुल बात होती है, दादी से बात होती है। और उन्होंने माँ को आशीर्वाद दिया है, यानी सीता सोरेन को आशीर्वाद दिया, दही और शक्कर खिलाकर उन्होंने विदा किया और कहा कि जाओ रण क्षेत्र में कूदो और रण क्षेत्र में जाकर विजय श्री का पताका लहराओ। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरासत भले ही हेमंत सोरेन जो है वो संभाल रहे हो, लेकिन पारिवारिक विरासत की अगर बात करें तो वो हमारे पिताजी दुर्गा सोरेन जो है वो भले ही इस दुनिया में नहीं रहे हों, लेकिन हमारी माता सीता सोरेन को शिबू सोरेन का आशीर्वाद प्राप्त है। और हमने जब उनसे यह भी सवाल किया कि क्या परिवार की लड़ाई सड़क पर आ गई है, इससे लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं जो जल जंगल जमीन की बात करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो एक्सपोज हो रही है? उस पर उनकी बिटिया ने साफ तौर पर कहा कि बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार और बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मामला है वह झारखंड के लिए एक सबसे बड़ा और चुनौतीपूर्ण मुद्दा बन गया है, जिसको खत्म करना आने वाली सरकार के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगी। लेकिन हम तमाम मोर्चों पर हेमंत सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सीता सोरेन लगातार आक्रामक थी और उन्होंने हेमंत सरकार को घेरने की कोशिश की। चंपई सोरेन जो है उनकी बातचीत आपने सुनी, वो भी। राजेश, आपने बहुत अहम बात की कि परिवार की लड़ाई सड़क पर आ गई है। इसी पर एक टेक लेते हैं अजीत, क्योंकि अगर हम झारखंड को समझें तो ये आदिवासी बहुल राज्य है और ऐसे में आदिवासियों की जब हम बात करते हैं तो वो मुद्दों से ज़्यादा जो चुनाव चिन्ह है उस पर भरोसा करते हैं। ऐसे में क्या
झारखंड लोकतंत्र मोर्चा जो उभरता हुआ एक दल है, उसकी मौजूदगी को अब नकार नहीं सकते इस तरह की पूरे समीकरण में। आंचल, देखिए, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो है, जयराम महतो उसके अध्यक्ष हैं और युवा हैं और युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय है। अगर हम बात करें दूसरे फेज की, तो दूसरे चरण की जो 38 सीटें हैं उसमें से 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर JLKM का सीधा प्रभाव है और वहां पर तमाम समीकरण जो हैं वो त्रिकोणी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो जयराम महतो हैं वो लगातार प्रचार कर रहे हैं, कैंची उनका चुनाव चिन्ह है और जो कि खासे लोकप्रिय है युवाओं के बीच में। जहां जाते हैं युवाओं की बात करते हैं, स्थानीय स्तर की रोजगार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं और युवा भी उनसे काफी बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। आजसू को कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है, क्योंकि जयराम महतो जितने मजबूत होंगे, उनकी पार्टी जितनी मजबूत हो रही है, कहीं ना कहीं आजसू जो है उसके वोट बैंक पे सेंध लगेगी। क्योंकि जो ओबीसी वोट बैंक है झारखंड में, वो आजसू का प्रमुख वोट बैंक है और जयराम महतो जो है वो भी ओबीसी समुदाय से आते। बिल्कुल, और कैसे वो हमने देखा कि जो ये समीकरण बन रहा है उनकी पार्टी बीच में, तो वो एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं यहाँ पर कि जो त्रिकोणीय मुकाबले हो रहे हैं झारखंड में, उसमें बड़ा फैक्टर जो बड़ा है फैक्टर डिसाइसिव फैक्टर के साथ साथ गेम चेंजर भी हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का समय कम है, लेकिन 10 बजे न्यूज़ 10 में भी आपसे इस पूरे मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम चुनावी अपडेट्स को हमसे साझा करने के लिए। तो ये झारखंड के रण की हमने बात की, जहाँ पर अब दूसरे चरण का मतदान भी कुछ ही दिन दूर है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप देखते रहिए DD न्यूज़। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं दिल्ली की आबो हवा से जुड़ी हुई। कई दिनों से राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और उसमें कोई राहत आम आदमी को नहीं मिल पा रही। आज सुबह 7 बजे दिल्ली के द्वारका में AQI 500 पहुंच गया। वहीं दिल्ली के कम से कम आधे दर्जन इलाकों में वायु गुणवत्ता का स्तर 500 के करीब पाया गया। अशोक विहार में AQI 495, बवाना में 495, मुंडका में भी यही हाल, IGI दिल्ली का भी यही सूरत हाल है। नजफगढ़ में भी 400 के पार, आनंद विहार में 487, लोधी रोड भी 472 की गिरफ्त में। न्यूनतम की अगर बात की जाए चांदनी चौक में तो 447, यानी सोचिए 400 के पार को हम 447 को न्यूनतम मान रहे हैं। ये हाल हो गया है। बढ़ते AQI के कारण स्थानीय लोगों को कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही, जिसमें सांस से संबंधित समस्याएं शामिल हैं। दिल्ली NCR में प्रदूषण की बदतर हालत को देखते हुए आज से ग्रैप 4 लागू कर दिया गया। तो राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। ऐसे में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा चरण आज से लागू हो गया है। ग्रैप 4 आदेश के प्रतिबंध आज सुबह 8 बजे से लागू हुए। वायु प्रदूषण को बढ़ता हुआ देखकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ये फैसला लिया। अब ऐसे में होगा क्या? ऐसे में भारी वाहनों के आवागमन की पाबंदी है, लेकिन जो ज़रूरी सामान वाले ट्रक हैं उनकी प्रवेश को अनुमति मिलेगी। साथ ही सरकारी और निजी ऑफिस में जो 50% कर्मचारी हैं उन्हें वर्क फ्रॉम होम के भी निर्देश जारी किए गए।
दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 लागू होने के बाद ज़रूरी सेवाओं, सीएनजी, इलेक्ट्रिकल ट्रक्स को छोड़कर सभी जो अन्य ट्रक हैं उनकी एंट्री पर रोक है। दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल 4 और उससे कम क्षमता वाले डीजल से चलने वाले एमजीवी वाहन और भारी माल वाहन के चलने पर सख्त प्रतिबंध है। और इसके साथ ही दिल्ली में 10वीं और 12वीं कक्षाओं को छोड़कर सभी क्लासेस ऑनलाइन होंगी। सरकारी और प्राइवेट ऑफिस 50% क्षमता के साथ चल सकते हैं। हालांकि वर्क फ्रॉम होम का फैसला ऑफिस ले सकते हैं, ये उन पर निर्भर करता है। सरकार कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद कर सकती है। साथ ही गैर आपातकालीन व्यावसायिक गतिविधियों को बंद किया जा सकता है। राज्य सरकारों को देखते हुए सड़कों पर इवन ऑड के आधार पर कैसे गाड़ियां चलेंगी, इसका संचालन का निर्णय भी लिया जा सकता है। लेकिन अभी जो बड़ी खबर वो है कि कई इलाकों में क्योंकि AQI 500 के करीब है, तो राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर। और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के उपायों को लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज अहम सुनवाई करने वाला है। ये मामला दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण प्रबंधन से जुड़ा है, जिससे MC मेहता ने दायर किया। इसमें एनसीआर राज्यों में वाहनों से होने वाले प्रदूषण, ठोस कचरा प्रबंधन और पराली जलाने जैसे मुद्दों को रखा गया है। और इसी खबर पर हमारे 2 ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं। गिरीश निशाना जुड़े हुए हैं और साथ ही तापस भट्टाचार्य। सबसे पहले तापस, आपके पास आएंगे। हम कहते हैं दिल वालों की दिल्ली, लेकिन फेफड़े सुरक्षित नहीं है। और ग्रैप 4, क्या वो तमाम गैप्स जो लूपहोल्स लगातार दिल्ली सरकार के रहे हैं प्रदूषण को कंट्रोल करने में, क्या उसे खत्म करने में कारगर साबित होगा? वो देखना अभी दिलचस्प होगा कि क्या अभी तक जो डिसीजन देखने को मिला, अभी तक जो ग्रैप 3 इससे पहले लागू हुआ था, आज ग्रैप 4 यानी सुबह 8 बजे से ग्रैप 4 लागू हो चुका है। आपने उससे पहले बताया कि जैसे ट्रकों की आवाजाही दिल्ली में बंद है। इमरजेंसी सर्विसेज छोड़ के जो ट्रक्स है वो आ नहीं पाएंगे दिल्ली में। उसके साथ साथ जो कहा गया है कि स्कूलों में छुट्टी की गई है 10वीं और 12वीं कक्षा को छोड़ के। मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि 10वीं और 12वीं कक्षा को भी क्यों छोड़ा गया, क्योंकि क्या वो बच्चे उनके सेहत पे असर नहीं पड़ेगा? अभी एग्जाम्स तो है नहीं, शायद ये डिसीजन एक ध्यान लेके इस पे डिसीजन लिया जा सकता है कि एक नीड जो डिसीजन लिया गया। उसी के साथ साथ कॉलेजेस के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भी अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। एक तो ये चीज है। दूसरा अहम बात है कि बहुत सी जगहों पे जैसे आपने कहा कि जो AQI लेवल है वो 500 का आंकड़ा छूने वाला है। मैं आनंद विहार कह लूं या अशोक विहार कह लूं, 495 है अशोक विहार में इस वक्त। मैं आपको बताऊं एवरेज AQI दिल्ली का इस वक्त 480 के ऊपर है, और मैं ये एवरेज कह रहा हूं। तो ये बहुत दिलचस्प होगा देखना कि क्या डिसीजन और लिए जा रहे हैं, क्योंकि एक जो चीज जो बार बार हम लोग कह रहे हैं कि जो पराली का मामला है वो भी एक है। इसके साथ साथ जो थर्मल पावर प्लांट्स है दिल्ली और आसपास में, उनसे सल्फर और डाइऑक्साइड जो होता है SO2 जिसका केमिकल पॉइंट है वो भी बहुत हाई है। तो इन ये जो चीजें हैं, ये जो एमिशन नॉर्म है ये बहुत हाई है। तो इस पे क्या दिल्ली गवर्नमेंट डिसीजन ले पाएगी? और मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर इस तरीके का मामला है, क्या आप और क्या कार्रवाई कर सकते हैं? क्या और इवन आ पाएगा? ये बहुत सारी चीजें जिसपे आप बहुत अहम सवाल उठा रहे हैं। आप बहुत अहम सवाल उठा रहे हैं। आपने वोट किया है, एक वोटर होने के नाते ये हमारा हक और हमारा सवाल है। इसी पर एक टेक लेते हैं। हमारे साथ गिरीश निशाना जुड़े हैं। गिरीश, आम आदमी पार्टी आम लोगों की सेवा के लिए और जनता के बीच इसीलिए आई थी, और खास तौर पर सांस लेने का हक तो हर एक नागरिक को है, लेकिन क्यों फेल होती है सरकार हर साल? ये पहली बार नहीं है कि आप और मैं खड़े होकर इस पर बात कर रहे हैं, ये हर साल का मुजाहिरा है। और आज भी हम देख रहे हैं, कोई खुशी की बात नहीं कि पीछे ये स्मॉग की चादर है, इसे हम वो बहुत खूबसूरत वाली ठंड नहीं मान सकते जो नवंबर में आती है। जी बिल्कुल आंचल, आपने ठीक कहा। ये जो प्रदूषण है ये नई बात नहीं है। पिछले कई सालों से अगर दिल्ली में बात की जाए तो वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है बहुत गंभीरतम स्थिति तक पहुंचा हुआ है। ये एक बहुत गंभीर समस्या होती जा रही है दिल्ली की। और हमेशा जैसे ही ठंड का मौसम आने वाला होता है तो जो दिल्ली NCR का पूरा इलाका है वो AQI उसकी बढ़ जाती है, जो आबो हवा है पूरी तरह से खराब हो जाती है। और कहीं ना कहीं हमारे जो बुजुर्ग हैं वो
अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते, जो अस्थमा के मरीज हैं वो घर से बाहर नहीं निकल पाते। इसके अलावा बच्चों को भी हर बार ये सलाह दी जाती है कि वो भी घरों के अंदर ही रहें, अपने घरों में कैद रहें। कल आप देख ही सकते हैं जिस तरह से दिल्ली के अंदर ये आबो हवा खराब हो रखी है, उसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने 10वीं और 12वीं क्लास को छोड़कर तमाम जो क्लासें हैं वो ऑनलाइन चलाने के लिए बात कही है। हालांकि पिछले 2 दिन पहले भी इस तरह का एक आदेश जारी किया गया था दिल्ली की ओर से, जिसमें कहा गया था जो 5वीं क्लास तक के विद्यार्थी हैं उनकी ऑनलाइन क्लास की जाए, लेकिन बात 10वीं 12वीं की जा रही थी। मेरे साथी छापत बता रहे थे, तो 10वीं 12वीं की क्लासें इसलिए अभी चल रही हैं क्योंकि उनके प्री बोर्ड 1 चल रहा है, तो ज्यादातर स्कूलों के अंदर इस तरह की समस्या है क्योंकि विद्यार्थियों के जो प्री बोर्ड 1 है वो इस समय चल रहा है 10वीं 12वीं क्लास का। लेकिन जो समस्या है वो पॉल्यूशन की है, एयर पॉल्यूशन की है, वायु प्रदूषण की है। उसकी वजह से हम सबको दो चार होना पड़ रहा है। मेरे को भी कई बार खांसी आ रही है इस प्रदूषण की वजह से, क्योंकि लगातार दिल्ली के अंदर वायु गुणवत्ता सूचकांक बढ़ता जा रहा है। कई जगह पर 500 के आसपास बना हुआ है। बिल्कुल, और हम देख पा रहे हैं बिल्कुल गिरीश की आदेश पर आदेश दिए गए, लेकिन सांस लेने के लिए साफ हवा कैसे मुहैया कराएगी आम आदमी पार्टी, जिसके अंदर खाने पार्टी में भी बहुत कुछ साफ नहीं है। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे भी लगातार जब बुलेटिन होंगे तो हम अपडेट्स लेते रहेंगे। आप भी अपना ख्याल रखिए हॉट स्विच देते वक्त। तो ये तो बात की आम आदमी पार्टी की हमने, जब हम बात करते हैं प्रदूषण की, लेकिन अब आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा है। झटका ये है कि उनके मंत्री कैलाश गहलोत ने अपने पद और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे को सीएम आतिशी ने स्वीकार भी लिया और इस मौके पर कैलाश ने आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद आपसे भी रिएक्शन सामने आना लाजमी था। वहीं कैलाश गहलोत ने इस्तीफा देते हुए कहा कि केंद्र से लड़ाई के वक्त, अगर हम पूरी इस लड़ाई को समझें तो ये वक्त की बर्बादी है। आम आदमी पार्टी केवल अपने पॉलिटिकल मोटिवेटेड एजेंडे के लिए लड़ रही है। केजरीवाल ने खुद के लिए आलिशान घर बनवाया। आम आदमी पार्टी आम आदमी के मुद्दे नहीं उठा पा रही। ये कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं कैलाश गहलोत द्वारा। और कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद राजनीति गरमाना लाजमी था। जिस ट्रांसफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन के तहत आम आदमी पार्टी सियासत में आई थी, वो इन अपने अहम सिद्धांतों से पिछड़ती हुई। हमारे साथ नई दिल्ली से अमरेंद्र गुप्ता जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, ये क्या हो रहा है आम आदमी पार्टी में? यमुना को साफ करने की बात हो रही थी, पार्टी साफ होती जा रही है और कई अहम पदों से जो मंत्री हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। इसका मतलब अंदर खाने कुछ भी ठीक नहीं है। आंचल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से दिल्ली के वरिष्ठ मंत्री, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने एक मिशन के साथ 2015 में राजनीति में एंट्री की और दिल्ली सरकार के एक पावरफुल मंत्री माने जाते रहे कैलाश गहलोत, उन्होंने जो इस्तीफा दिया वो समझ में आता है। लेकिन जो उन्होंने पत्र लिखा उसकी एक एक लाइन ये बताती है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से पार्टी जो है डैमेज हो चुकी है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने 2015 में राजनीति में पदार्पण किया था और जिन मुद्दों के साथ अन्ना हजारे के मूवमेंट के बाद जिस मुद्दों के साथ वो आए, और वो मुद्दे कहीं ना कहीं उनकी राजनीति में आने के बाद वो अपने फायदे के लिए यूज करते रहे, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि एक मिशन के साथ वो राजनीति में आए थे और उनकी एक लंबी राजनीति करने की यात्रा की शुरुआत 2015 में हुई थी। लेकिन उनको अब ऐसा लगने लगा था कि आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों से भटक गई है और कहीं ना कहीं सिर्फ जो एक सेल्फ एक मोटिवेशन के तौर पर जो एक राजनीति की जाती है, जिसमें दिल्ली का डेवलपमेंट कहीं नहीं है, उस पे आगे बढ़ रहा है। और उन्होंने बाकायदा उन मुद्दों का जिक्र किया था कि कितनी बड़ी बात है। जो सवाल लगातार दिल्ली, राजधानी दिल्ली के लोग लगातार केजरीवाल और आतिशी से पूछ रहे हैं, वो उनके एक मंत्री ने साफ तौर पर लिखा है कि जिस तरह से जो वादे थे, हमने सिर्फ केंद्र के साथ लड़ाई में समय बिताया है, दिल्ली की जनता का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। चाहे उसमें यमुना पॉल्यूशन की बात की जाए या जो शीश महल का मुद्दा केजरीवाल के लिए लगातार लंबे समय तक एक बड़ा विवाद बना, उन पे सवाल उठाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शीश महल का मुद्दा जो है एक गंभीर मुद्दा है, इस पर स्पष्टीकरण होना चाहिए। यमुना पॉल्यूशन की बात लगातार आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है, उस पर स्पष्टीकरण होना चाहिए। और जिन मुद्दों के साथ केजरीवाल राजनीति में लेकिन बिल्कुल अमरेंद्र, बड़ा सवाल ये है कि जो सवाल पूछे गए, क्या उनका कोई जवाब आम आदमी पार्टी दे पाएगी या नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए, और आगे भी आपसे इस पूरे मामले पर अपडेट्स लेते रहेंगे। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन
चलिए ब्रेक पर जाएंगे बाद में, हम सीधे रुक करेंगे हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों का। और मुस्कुराहट के साथ मेरी सहयोगी कृतिका भारद्वाज मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में। कृतिका, क्या कुछ समेट कर लाई हैं आप अखबारों के इस जगत से हमारे दर्शकों के लिए? सुप्रभात आंचल, आपको भी और सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। अगर आज के अखबारों की हम बात करें तो सबसे प्रमुख खबर हरिभूमि ने जिसे छापा है, अपने मुख्य पेज पर जगह दी है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाइजीरिया दौरे को लेकर के, जहां राष्ट्रपति टिनुबू के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई प्रधानमंत्री की, जिसमें कहा गया कि आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ दोनों देश लगातार काम करते रहेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री को नाइजीरिया से बड़ा सम्मान भी दिया गया। द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से भी प्रधानमंत्री को नवाजा गया है। तो इस खबर को हरिभूमि ने अपने मुख्य पेज पर जगह दी है। अगर अन्य खबरों की हम बात करें तो एनबीटी ने एयर डिफेंस भेद करके हमला कर सकेगा भारत, इस खबर को प्रमुख तौर पर छापा है, जिसमें कहा गया है कि डीआरडीओ ने एक खास स्वदेशी मिसाइल बनाई है जो कहीं ना कहीं एक बड़ी सैन्य उपलब्धि के तौर पर भारत के लिए हो सकती है। लंबी दूरी से हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक जो टेस्ट है वो किया गया है, जो कहीं ना कहीं भारत की जो सैन्य शक्ति है उसको आगे एक बड़ी उपलब्धि और एक बढ़ावा जरूर मिलेगा इससे। अन्य खबरों की अगर हम बात करें तो जिसका जिक्र अभी आपने कुछ देर पहले किया, ग्रैब 4 आज से लागू हो चुका है सुबह 8 बजे से, और इसके तहत कई सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं जिसका जिक्र आप कर ही चुके हैं। लेकिन कल से लेकर के अभी तक ये खबर जो है प्रमुख तौर पर सभी के सामने बनी हुई है, और अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके सामने सवाल है कि ग्रैब 4 में क्या चालू है और क्या बंद है, कौन सी गाड़ियां रहेंगी कौन सी नहीं, जिसका जिक्र अब से आप कुछ देर पहले आपने किया था। ये भी प्रमुख तौर पर अखबारों ने अपने मुख्य पेज पर इस खबर को जगह दिया है। इसके साथ ही सांसदों की अयोग्यता से जुड़ा हुआ जो कानून है वो कहीं ना कहीं सरकार जो है निरस्त करना चाहती है। दरअसल सरकार 65 साल पुराने उस कानून को निरस्त करने की योजना बना रही है जो लाभ के पद पर होने के कारण सांसदों को अयोग्य ठहराने का आधार प्रदान करता है। हालांकि इसके लिए अब कहीं ना कहीं मंत्रालय के विधायी विभाग ने जनता से भी अपनी राय मांगी है, तो जनता अपनी राय इस मामले को लेकर रख सकती है, जिसके जरिए कहीं ना कहीं अधिनियम और कुछ कानूनों में टकराव को दूर करने का प्रस्ताव है। इस पर भी देखना हो कि आगे क्या कुछ सहमति बनती है। इसके साथ ही अगर देखें तो कैलाश गहलोत ने कल आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद में कहीं ना कहीं तमाम सवाल आम आदमी पार्टी पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनावों में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया, कुछ महीने ही रह गए। और कुछ महीनों पहले जहां वादा किया था यमुना को साफ करने का, लेकिन धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के जो नेता है वही साफ होते जा रहे हैं, वही आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ते हो जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अपने आप में कई सारे सवाल उठा रहे हैं। हालांकि कैलाश गहलोत ने इस्तीफा देते हुए ये कई सारे चुनावी वादे पूरे न करने का आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाया है। इसके साथ ही जाते जाते एक आखिरी खबर पर और रुख कर लेते हैं, जिसमें डॉक्टरों की सुरक्षा में वर्तमान कानून सक्षम है, ऐसा कहना है नेशनल टास्क फोर्स का। दरअसल नेशनल टास्क फोर्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि देश भर में डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मौजूदा कानून जो है वो सक्षम है। अलग से केंद्रीय कानून बनाने की जरूरत से इनकार कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 24 राज्यों में अलग से कानून है। तो ये थी प्रमुख खबरें जो अखबारों ने आज अपने अपने मुख्य पेज पर जगह दी है। चले बहुत बहुत शुक्रिया कृतिका, इन तमाम खबरों को इतने कम समय में इतने बेहतरीन तरीके से हम तक समेट कर लाने के लिए। तो ये था हमारा खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां। लेकिन आइए अब देखते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूस पर हमले के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की दी अनुमति। ये युद्ध की शुरुआत के बाद पहला मौका जब बाइडेन ने यूक्रेन को अमेरिका से सप्लाई की गई मिसाइल्स को इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। रूस ने यूक्रेन पर 120 मिसाइलें और 90 ड्रोन दागे, जिसमें कम से कम 7 लोग मारे गए। बिजली प्रणाली को गंभीर क्षति हुई। रूस इस हमले में यूक्रेन के पावर ग्रिड को बड़ा नुकसान पहुंचा चुका है। सीरिया की राजधानी बेरूत में बाथ पार्टी के कार्यालय को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हवाई हमले में रविवार को हिजबुल्लाह के मीडिया प्रमुख मोहम्मद हफीज और 3 लोगों की मौत। श्रीलंका में आज राष्ट्रपति सचिवालय में नवनिर्वाचित सरकार के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके की उपस्थिति में आयोजित होगा। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति 23 सदस्यीय मंत्रिमंडल को दिलाएंगे शपथ। और आइए जानते हैं मिजाज मौसम।
तो नया सवेरा में वक्त हो चला है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं रंगीलो राजस्थान की पारंपरिक संस्कृति में अहम स्थान रखने वाले जो ऊंट हैं उनकी मनमोहक झलकियों के साथ। आप इन दृश्यों का उठाइए लुत्फ चाय की चुस्कियों के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे